Just because we have been talking about something like ECG, तो let us go ahead for the ECG. That was the idea. तो अब मोटी सी बात, हम ये सभी लोग जानते हैं कि जहां तक आजकल की बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जो एक अ, दिक्कत पेश आती है कि ये एसिम्टोमेटिक है। इसमें शुरुआत में तो कोई सिम्टम होते ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इट इज नॉट कंटेजियस, ये लगने वाली बीमारी नहीं है। तो दो चीजें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चीज ये है कि ये बीमारी आप अपने लिए स्वयं पैदा कर रहे हैं। आप इतने बढ़िया है कि आप अपनी बीमारी खुद पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यू आर द एजेंट ऑफ योर ओन सिकनेस। जहां पर एजेंट की बात आती है तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उसमें वी आर द होस्ट एंड एजेंट इज इन द आउटसाइड। मे बी वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है या फेल्सीवेरम मलेरियाई है या ई कोलाई है। तो वातावरण में आपके संपर्क में आता है, आपको इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट हर दफा नहीं कर पाता है। उसके लिए कुछ ना कुछ प्री कंडीशंस आपको पूरी करनी होती है। प्री कंडीशंस ये है कि आप बिल्कुल यंग है, छोटे बच्चे हैं, तो आपको वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होगा, मिम्स होगा, मीजल्स होगा, चिकन पॉक्स होगा, ये सब बातें हैं। फिर थोड़े बड़े होंगे तो आपको टॉन्सिलाइटिस होगा, फिर आपको ई कोलाई होगा, फिर आपको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा। यहाँ पर तो ये कुछ चीजें जो है आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसमें एज भी है, सेक्स भी है, आपका वातावरण भी है। अगर आप रह रहे हैं खास करके मैदानी इलाकों में, तो हो सकता है कि आपको कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस ज्यादा हो रही हैं या एयर बॉर्न डिजीजेस ज्यादा हो रही हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा है, आपके तौर तरीके ऐसे हैं, खाने पीने का अंदाज ऐसा है। आप स्मोक कर रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, आपको रात में सोने की इच्छा नहीं करती है, आप रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। तो एक जो बायोलॉजिकल रिदम है, जो सर्केडियन रिदम है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उसकी वजह से कुछ चीजें शुरू होती है जो कि आपके सिस्टम में, जो आपका सिस्टम है वो जो चलता है, वो चलता है हार्मोन से। और कुछ ऐसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या कुछ एंजाइम्स हैं हमारे शरीर में, तो वो कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाती है हमारी। तो उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अब ऑर्गन फेलियर हुए तो आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा। अगर आपके हार्ट में तकलीफ है तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो ये सब चीजें होती रहती हैं और कुछ दिनों बाद पता लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है। उस दिशा में सबसे बड़ी घातक चीज जो पैदा हो गई है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। और मैं ये कहूँ कि दिल्ली आजकल प्राइम सिटी बन चुकी है। इसने दुनिया भर को टेक ओवर कर लिया है दो चार बीमारियों में। उनमें से मुख्यतया डायबिटीज और हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन जब आ जाता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज अपने आप साथ में चली आती है। अब हाइपरटेंशन है तो उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ख्याल रखना होता है कि आपका हृदय अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। जब हृदय को नुकसान पहुंचता है तो कुछ हृदय से संबंधित बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको की नुकसान पहुंचता है ब्लड प्रेशर की वजह से। उनमें हमारी आंखें हैं, हमारा ब्रेन है, हमारी किडनी है और हमारा हार्ट है। ये टारगेट ऑर्गन्स है। एक बीमारी की वजह से एक टारगेट ऑर्गन में डैमेज होता है तो सबसे पहले जो प्राथमिक अवस्था होती है उसमें तो होता है कि हार्ट जब ब्लड प्रेशर से जूझता है तो वो उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हृदय में जो हाइपरट्रॉफी हुई, ये प्रथम जो डैमेज हुआ है, ये प्राइमरी इम्पैक्ट जो हुआ है, वो हृदय को ही आघात पहुंचा रहा है। और वो सिम्टोमेटिक नहीं है, आपको उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन टारगेट ऑर्गन पे एक डेंट पड़ चुका है। अब दूसरा डेंट क्या पड़ेगा? डायलिटेशन होगा। जब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसके बाद हृदय के मसल मास को सस्टेन करने के लिए रक्त का प्रवाह जरूरी है। जितनी अमाउंट में रक्त की आवश्यकता है उतना अमाउंट मिलेगा नहीं, तो वो हृदय का जो मांसपेशियां है
वो पिलपिली हो जाएंगी, उनको हम कहते हैं कार्डियक डायलिटेशन। जब कार्डियक डायलिटेशन हो जाएगा फिर उसके बाद हार्ट फेलियर शुरू हो जाएगा, तीसरी अवस्था। प्रथम अवस्था में हाइपरट्रॉफी, लेटर ऑन डायलिटेशन, एंड टर्मिनल स्टेज में हार्ट फेलियर। तो हम आज मुख्यतया अपने हृदय को बचाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति आता है हम उसका ब्लड प्रेशर जरूर देखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा भी ज्यादा है, जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस हमें पता है, मिली हुई है, कि जिसमें हाइपरटेंशन की ग्रेडेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में अगर माइल्ड हाइपरटेंशन भी है तो हमारी को ये कहा गया है, बहुत से लोग अभी भी पुरानी विचारधारा के हैं और वो ये कहते हैं कि साहब 120 प्लस एज जो है उतना सिस्टोलिक होना चाहिए। अगर आपकी एज 20 है तो आपका सिस्टोलिक अगर 140 है तो नॉर्मल है। अगर आपकी एज 30 है, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप 120 प्लस 30 को जोड़िए, 150 बाय डायस्टोलिक 70, 80, 90 जो भी है नॉर्मल है। अगर मैं 60 साल का हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर उस हिसाब से 180 या 160 भी है तो वो नॉर्मल है। ये पुरानी भ्रांतियां हैं जब हमारी जानकारी बहुत कम थी ब्लड प्रेशर के बारे में। अब रोज मचरोज नई चीजें निकल करके आती हैं, नए टूल्स हैं विच कैन गिव अस द इंसाइट इनटू आवर सिस्टम। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो बहुत ही बढ़िया ब्लड प्रेशर है वो 110/70 से नीचे रहे या आसपास रहे तो उसको हम ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर कहेंगे। और उसके बाद 120 है तो ठीक है, 130 भी ठीक है, लेकिन 130 के ऊपर जितना भी जा रहा है, 140, 50, इसको आप अगर ध्यान से नहीं ट्रीट करेंगे, अपने हार्ट के लोड को कम नहीं करेंगे, तो इन लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू डैमेज। अब आपको बहुत हल्की सी बात याद दिला दूं, जो छोटी सी एक कहावत थी हमारे यहाँ की, जैसे वो पनघट पे लोग बाग रस्सी से घड़ा डाल के पानी खींचते थे, तो वो रस्सी ऊपर नीचे होती है तो जो सिल है उस पे भी निशान पड़ जाता है। रस्सी जैसी नाजुक चीज जब एक शिला को घिस सकती है, सिर्फ 5-7 किलो वजन लेकर के ऊपर नीचे जाने वाली, तो हृदय को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा सकता है 140 या 150। जो ब्लड प्रेशर है हमारा सिस्टोलिक, इन कॉन्स्टेंटली इफ इट इज मेंटेन्ड फॉर ईयर्स टुगेदर, प्लीज रिमेंबर इट इज गोइंग टू डैमेज योर हार्ट। सो homeopathy is a science which believes that symptoms are there. The nature demands remedy through symptoms, but when symptoms comes, it is already very, very late. आप प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव मेडिसिन समझते हैं। जब कभी भी किसी भी विधा का हम, जो खास करके हमारी सेहत से जुड़ी हुई विधाएं हैं, उससे अगर हम ये कहते हैं कि साहब मैं एलोपैथिक देख रहा हूँ, होम्योपैथिक देख रहा हूँ, आयुर्वेदिक देख रहा हूँ, सिद्धा योगा, तो उसके 3 घटक होते हैं। सबसे पहले तो हम प्रिवेंटिव मेडिसिन, फिर उसके बाद में प्रमोटिव मेडिसिन, उसके बाद क्यूरेटिव मेडिसिन। तो हम कहते हैं हमारी तीनों जगह पर हमारी क्षमता है होम्योपैथी का। इसलिए ये संपूर्ण साइंस है, मेडिकल साइंस। एक तरह से इट इज ए कंप्लीट मेडिकल साइंस। अब कंप्लीट मेडिकल साइंस की परिभाषा में देखें तो बात ही करता है सिम्टम की, और सिम्टम के अलावा न पैथोलॉजी की ज्यादा बात होती है, और होती भी है पैथोलॉजी की बात तो ज्यादातर वो 1927 के दशक में जब पैता ये कुछ चीजें ज्यादा प्रारूप में आने लगी अच्छी तरह से, तो हमारे जो लाल किताब है जिसको कि हम सभी क्लिनिकली बेड साइड देखते हैं, जिसको हम बोरिक मटेरिया मेडिका कहते हैं, उसमें बहुत से डायग्नोस्टिक टर्म्स आते हैं, लेकिन वहां पर भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जिक्र नहीं आता। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो पहली पहली जानकारी हमें मिली वो 60 के दशक की है। तो अभी तक हमारे मटेरिया मेडिका में बहुत सी चीजें जो कि इंक्लूड कर लेनी चाहिए थी, आत्मसात कर लेनी चाहिए थी, नया मटेरिया मेडिका लिख देना चाहिए था। अभी हमको 40-50 साल हो गए इसका, इस दिशा में काम करते हुए।
हम 70 के दशक से 2025 के दशक में है। हम लोगों ने कोई ऐसी मटेरिया मेडिका नहीं लिखी जिनका कि क्लिनिकल अनुभव अभूतपूर्व रहा है और अच्छे इंस्टीट्यूशन में रहा है। तो हम अभी भी उस पुरानी किताबों पर बात करके फक्र हासिल करते हैं कि हमारी किताबों में सिम्टम है, सब कुछ है, और सिम्टम मिलाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। सिम्टम मिलाएंगे तो सही, लेकिन by the time when the symptom comes, it is almost too late. You cannot undone the damage already been done. Please keep in mind. और उस चीज को समझने के लिए हमें ईसीजी जैसा एक यंत्र मिला हुआ है, एक टूल मिला हुआ है कि हम हृदय को देख सकें और शुरुआती दौर में ही बीमारी को पकड़ लें, जिससे कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स को ले सकें। जो कुछ भी कारणभूत चीजें हैं जो हृदय की बीमारियों को अपना प्रकट कर रही हैं, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, वेदर इट इज ओबेसिटी, वेदर इट इज डायबिटीज, वेदर इट इज योर lifestyle or your emotional causes, tension, anxiety, depression. So they also contribute. So they need to be seen. So ECG is a great tool which gives us the inside idea about the heart. So anybody who is a good clinician, उसको जरूरी है कि वो ईसीजी के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखे, और इतना अच्छा ज्ञान रखे कि उसका वो रोजमर्रा की जिंदगी में पूर्णतया प्रयोग कर सके और उसका लाभ उठा सके अपनी प्रैक्टिस में, और साथ में ही अपने मरीजों की जिंदगी में एक ऐसा आयाम जोड़ सके कि जिनका जीवन आपके हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहे। अब बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो आपको पता नहीं लगेंगी। अब यहाँ पर है कि अब प्रथम स्लाइड में ही हम देखते हैं, वो कहता है it provides valuable diagnostic and prognostic information about the very first condition is cardiac arrhythmia and conduction defects. Cardiac arrhythmia you can see with the pulse whether it is irregularly irregular or regularly regular. Now this is not enough to give you the exact mechanism of the conduction defects unless and until you go for ECG. Then ischemia or infarction of the myocardium. Ischemia at times may not produce any symptom because there are people who are suffering from diabetes, and diabetes is going to kill your nerves, which are going to supply the information about the pain. So your heart have the problem, but you are not developing symptom. It is a one-sided disease. तो उसको भी जानना जरूरी है। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी है, वहां पर भी कभी कभी क्लासिकल जो होता है उसमें तो एंजाइना होता है, लेकिन बाहर एंजाइना कई बार मॉडिफाइड होता है, पता नहीं लगता है। माइल्ड हार्ट अटैक है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। एक दिन मैं ओपीडी में बैठा हुआ था, तो एक जनाब अपनी जीप चला करके गांव से आए तो कहने लगे मुझे छाती में कुछ हैवीनेस है और गैस बनती है, एसिडिटी की दवा दे दीजिए। तो हम लोगों ने कहा चलो लेट अस गो फॉर एन ईसीजी, दो ही इज इन 40s 45 एज है, जरा एग्रेसिव किस्म का आदमी है, कोई बात नहीं। ईसीजी देखा तो मुझे पता लगा कि 3 दिन पहले इसको एंट्रोसेप्टल एमआई हो चुका है। मैंने उसको कहा भाई साहब ऐसा है कि आपने बहुत बहादुरी दिखाई है, आप यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन अब ऐसा है कि अब दिल्ली आ गए हैं तो पूरा फायदा उठाइए, भर्ती हो जाइए। उनके अटेंडेंट साथ में 2-3 जो उनके चंगू मंगू थे, accompanying people, they are also having that kind of a mindset, aggressive और macho complex। मैंने कहा भाई साहब को भर्ती करा दो इनको किसी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहने लगे भाई साहब तो हमारे शेर हैं, अभी तो गाड़ी चला के आए हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर साहब आप एसिडिटी की दवा दीजिए, हम जो कह रहे हैं समझिए आप हमें एसिडिटी की दवा दीजिए और आप अपना काम खत्म करिए, बाकी हमें क्या करना है हम जानते हैं। भाई साहब हमने जो भी दवा दी होगी, तीसरे दिन खबर आई कि वो घर जाकर के रवानगी ले चुके थे ऊपर की। तो समटाइम्स यू विल फाइंड पीपल हु आर नॉट वेरी cordial, whimsical, and whether you are very sensitive or whimsical, if you play with the medicine, अपनी सेहत के साथ में, तो प्राइस तो पे करनी ही पड़ती है।
चेम्बर इनलार्जमेंट भी है। अब चेम्बर इनलार्जमेंट हार्ट में हमारे डॉक्टर वैद कहा करते थे कि भैया तुम्हारी कितनी प्रेमिका है? उसने कहा कि हमारी एक ही है नायिका हमारी। तो कहते तुम चार बसा सकते हो, हार्ट में चार चेम्बर है, क्यों भगवान ने दिए हैं? चार चेम्बर है। तो इनलार्जमेंट चारों चेम्बर में अलग अलग भी हो सकता है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट अपर एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तो चार चेम्बर्स की अलग अलग इनलार्जमेंट और अलग अलग बीमारियां हो सकती है। फिर इसी के साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जो कि हृदय का कार्य तो है नहीं, ये कार्य हमारा किडनी का है, जो कि सोडियम और पोटेशियम को बरकरार एक लिमिट में रखती है। अगर आपका पोटेशियम ज्यादा हो गया तो आपका हार्ट बंद हो जाएगा, और अगर आपका पोटेशियम कम होगा तब भी आपका हार्ट गड़बड़ा जाएगा। जहां आपका कैल्शियम गड़बड़ाएगा वहां पर कार्डियक स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ईसीजी में पता लग जाती है। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस है, आपको हाइपर कैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया है, आपको पता लग जाएगा, और आप एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बना करके उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। तो मित्रों, हमें अब थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात कर लेते हैं कि ये जब हम ईसीजी पढ़ते हैं तो वहां पर इथोवान्स ट्रायंगल वगैरह भी पढ़ाई में आता है। तो ये इथोवान साहब का जो नाम हमारे इस ईसीजी के साथ में जुड़ा हुआ है, उसकी वजह यह है कि ईसीजी को इन्होंने ही डेवलप किया था, और ये फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में। और ये 1927-28 की बात है। तो मैं कहीं एक पुरानी किताबों में कहीं देख रहा था, तो मुझे कुछ ईसीजी नजर आए जिनमें महात्मा गांधी का भी ईसीजी मैंने देखा। तो 1927 या 1948 या 1935 के दशक में महात्मा गांधी भी जब अपना ट्रीटमेंट कराने जाते थे, तो उनका भी लोग बाग उस जमाने में, वो भी वीआईपी थे, तो ईसीजी जरूर होता था। और उसके बाद में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, और उनके नाम से भी बहुत सी चीजें अब ईसीजी में बड़ी व्यवस्थागत रूप से हम पढ़ेंगे। तो उनमें जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है वो प्रिंसमेंटल एंजाइना के बारे में है, तो प्रिंसमेंटल साहब थे, विल्सन है, गोल्डबर्गर है, लुइस है। द फंडामेंटल वर्क फॉर द converting the ECG into clinical tool was done by F. N. Wilson of USA। हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट फिजियोलॉजी की तरह से शुरू किया गया था हार्ट के मसल को देखने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये जो काम किया कि इस टूल का निर्माण जो हुआ, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लिनिकल साइड में किया गया, ये यूएसए के डॉक्टर विल्सन का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात लंबी हो सकती है। तो अब ये जो हम हृदय देख रहे हैं, तो हृदय में दो चीजों का हम यहाँ पर जो खास करके डिपिक्शन हो रहा है, एक तो सिस्टोल है और एक डायस्टोल है। जहां सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, उसके साथ में ही एक ईसीजी की वेव चलती है, उसको हम क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। PQRST जो वेव्स है, ये जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंजेस होने की वजह से। यहां पर हम दो चीजें और देख लें अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो हृदय यहां पर नजर आ रहा है, उसमें असेंडिंग एओर्टा भी नजर आ, इसे हम असेंडिंग एओर्टा कहते हैं। और ये आर्च ऑफ एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा से तीन शिखा धरा, ये धमनियां निकल रही हैं। तो ये तीनों धमनियों में से राइट ब्रेकियोसेफेलिक है कॉमन, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक है। यहां से जो असेंडिंग एओर्टा से दो रक्त वाहिकाएं निकल रही हैं। पहली वाली का जो नाम है वो राइट कोरोनरी आर्टरी है। आप देखेंगे कि ये राइट एट्रियम को सप्लाई कर रही है, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, जो कि नीचे की तरफ है और सामने की तरफ है। लेकिन जो मार्जिन में नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में, ये थोड़ा सा हिस्सा हमें नजर आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का। और इसका मुख्यतया जो मेजर पार्ट है
वो नीचे की तरफ है। इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट वो जो बनाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। और ये कंपेरेटिवली अगर हम देखें राइट वेंट्रिकल से तो ये उससे 3 गुना बड़ा है, क्योंकि इसके मसल मास को ज्यादा कार्य करना होता है, जिससे कि ये इतनी क्षमता पैदा कर सके रक्त के प्रवाह में कि वो पूरे शरीर में संचरित उसका संचारण हो सके। pushes the blood through aorta to whole of the body, so it has to work with a power, and that power is a systolic contraction, so muscle mass is big. It is been seen that here the blood vessel which is coming here is the left circumference artery और लेफ्ट coronary artery, ये मेन आर्टरी है। फिर ये डिवाइड होती है एंटीरियर डिसेंडिंग, मार्जिनल और पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस आर्टरी में। तो ये कुल संरचना है। तो हालांकि कोरोनरी आर्टरी तो 2 ही है, लेकिन इसकी एक जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसकी एक ब्रांच जो एंटीरियर डिसेंडिंग है, उसको मिलाकर के हम ये मानते हैं कि these are main 3 arteries: right coronary artery and left coronary artery with having branch anterior descending and left circumference artery. So ultimately these are the main 3 arteries. So whenever we talk in terms of seriousness of the diseases, arterial diseases or coronary diseases, we talk about single vessel disease, double vessel disease, or triple vessel disease. So during the muscular contraction, what happens? There is a electrical potential changes take place, which is known as depolarization and repolarization. जब सिस्टोल होता है तो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जब वो रेस्टिंग फेज में जब, तो ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है हृदय में, जो कि हमारी मांसपेशियों को स्पंदन करने में मदद करती है। कोई सवाल हो तो पूछते चलिए, कोई मन में शंका हो तो बात करते चलिए। लेट अस बी हैविंग ए काइंड ऑफ ए टू वे कम्युनिकेशन। इट इज नॉट वेरी अर्जेंट टू फिनिश द जॉब, इट इज समथिंग टू फिनिश इज टू हैव ए गुड interaction at the moment. So Yes. anybody who has anything to ask at this point of time, I will be rather happy to have the any question. Now जब ईसीजी हम लेते हैं तो ईसीजी में होता क्या है कि जो मशीन होती है ईसीजी की, उसके साथ में कुछ लीड्स होती हैं जिसको कि हम शरीर से जोड़ करके ईसीजी की संरचना करते हैं। तो इस प्रकार हम जो आजकल की ईसीजी मशीन है, कन्वेंशनल ईसीजी मशीन है, वो 12 लीड का प्रयोग करती है। वी हैव 12 लीड्स। ओके, अब 12 लीड्स में से कौन कौन से लीड्स हैं हम देखना चाहेंगे। तो जो पहली बाइपोलर लीड्स हैं उसको कहते हैं, जिसके 2 हिस्से होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट को प्रवाहित होने के लिए 2 जगह से आपस में जुड़ना जरूरी है। वन एंड इज अ पॉजिटिव एंड एंड सेकेंड एंड इज अ नेगेटिव एंड, सो सर्किट बिकम्स कंप्लीट। तो जो 12 लीड में से पहली जो लीड्स हैं जिनका मैं नाम लूंगा, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये जो लीड्स हैं ये बाइपोलर लीड्स हैं। इनमें दोनों लीड 1 को भी हम जोड़ते हैं आपस में, लीड 2 भी 2 हिस्सों में जुड़ती है, लीड 3 भी 2 हिस्सों में जुड़ती है। और फिर यूनिपोलर लीड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं AVR, AVL, AVR, AVL, AVF, AVR, AVL, AVF। तो यहाँ पर कुछ कलर कोड भी दिए होते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दी लीड्स, वी कैन हैव कलर कोड्स। तो जो लीड 1 है वो जुड़ती है राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। लेफ्ट जो लीड है AVL वो जुड़ती है, सॉरी, लीड 1 जुड़ती है राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। लीड 2 जुड़ती है लेफ्ट राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग। एंड लीड 3 जुड़ती है
राइट आर्म एंड राइट लेग मोस्ट प्रोबेबली। अगर हम आगे देखें तो फिर ये यूनिट सिंगल लीड्स होती हैं। एवीआर सिर्फ राइट हैंड को देखती है, एवीएल लेफ्ट हैंड पर होती है, और एवीएफ सिर्फ लेफ्ट लोअर लेग, राइट लोअर लेग पे होती है। तो इसमें होता क्या है, जो एवीएफ का मतलब है आर्गुमेंटेड लीड। जब हम सिंगल लीड लगा रहे हैं तो दूसरी लीड कहाँ है? दूसरी लीड इन्फिनिट पर है। इन्फिनिट पे है मतलब अर्थ कर दी गई है। अब उसके बाद में हमारे पास दूसरी लीड्स आती हैं, वो 6 लीड्स हैं। 3 लीड्स होती हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3। दूसरी लीड्स होती हैं यूनिपोलर, एवीआर, एवीएल, एवीएफ। और बाकी 6 लीड्स होती हैं जिसको चेस्ट लीड्स कहते हैं। ये भी यूनिपोलर लीड्स कही जाती हैं। और इसमें V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। अगर आप यहाँ पर देखें बहुत ख्याल से इस चित्र में, तो आप देखेंगे कि ये ब्रेस्ट बोन में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में राइट हैंड साइड में है, और उसी के समकक्ष लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हमारी, और V5 और V6 जो है, V5 हमारी निप्पल के नीचे है। इन बिटवीन द टू V2 है, V3 है। एंटीरियर एक्सिलरी, ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है उसमें V5 है, और मिड एक्सिलरी लाइन में V6 है। तो ये 6 चेस्ट लीड इस तरह से लगा दी जाती है, जहां से हम करंट को मशीन में डाल करके ये देखते हैं कि हृदय के इस क्षेत्र से क्या कुछ हमें नजर आता है। तो हम हृदय को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके देखते हैं। एक छोटा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा तो पूरा हृदय एक बार में तो नहीं देख सकते। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज फोकस्ड इन वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द हार्ट, एंड वी नो दैट व्हाट muscle and what artery is being supplied in that area. So we interpret the ECG in that way. तो सर अब दोबारा से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि 12 लीड्स जो हैं उसमें से जो बाइपोलर लीड्स हैं, जिनको फ्रंटल प्लेन लीड्स कहा गया है, लीड 1 है, जिसको कि हम कह रहे थे राइट आर्म में लगाई गई और लेफ्ट आर्म में लगाई गई। दूसरी लीड जो रही राइट आर्म और लेफ्ट फुट में लगाई गई, और तीसरी लीड थी लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट फुट में लगाई गई। अब यहाँ पर जो ईसीजी नजर आ रहा है, लीड 1, लीड 2, लीड 3, अगर आप देखें तो लीड 1 ईसीजी इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट, T वेव, और फिर ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। तो ये कुल मिलाकर के एक कार्डियक साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है in the form of electrical changes which are taking place in the electrical potential within the heart in that given particular place where lead 1 and lead 2 are registering the changes in the electrical potential. Now if you see the lead 2, can you see the lead 2? And this particular lead shows again P wave, PR interval, isoelectric, QRS segment, ST segment, and T wave. So this is also upright. तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो देख रहे हैं हम, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। इसके ऊपर में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ जो कुछ भी वेव्स हो रही है किस तरफ जा रही है? पॉजिटिव साइड में जा रही हैं। अपर साइड। और इससे नीचे जो है, इस लाइन से नीचे जो है, वो सारा क्षेत्र निगेटिव है। अगर कोई लाइन इधर जाएगी तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर वेव इज गोइंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। नाउ लेट अस सी द लीड 3। लीड 3 इज लेफ्ट at left arm and left foot. We have been connecting left arm and left foot. It is the lead 3, and lead 3 depicts here. Here you can again see P wave is upright, ST segment is within normal limits, isoelectric line,
QRX complex is upright. ST segment is also in the isoelectric line. T wave is visible, which is in the positive direction, and your isoelectric line straight. So very interesting things which are taking place here. The QRX complex is upright, going up, up, up in the positive deflection. तो ये जो चीजें होती हैं, ये एक हार्ट की अपनी नेचुरल स्थिति जो है, एनाटॉमिकल पोजीशनिंग जो है, उस पर भी निर्भर करती है। तो जब हार्ट का एक्सिस नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल एक्सिस में जब हार्ट है, तो ये 45 डिग्रीज में इस तरफ से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जा रही हैं, उसको प्रदर्शित करता है। तो अगर ऐसी वेव नजर आए, लीड 1, लीड 2, लीड 3, if you have all QRX complexes are upright in the positive direction, then we understand the normal position of the heart in the chest cavity. नंबर 1, नॉर्मल एक्सिस है हार्ट की। अब हमें क्या पता लगा, अगर एक्सिस नॉर्मल है तो ये तीन चीजें ऐसी आएंगी। और यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसको इथोवान्स ट्रायंगल कहेंगे अगर हम। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो जब बाइपोलर लीड्स लगाई गई हैं, लीड 1 में राइट एट्रियम में, ये राइट आर्म में लीड, हमने कंधे को मान लिया है, दोनों कंधे बाजू की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये लोअर लिम्ब जो जो है वो इंफीरियर एंगल जो त्रिभुज का जो नीचे वाला जो पीक है, जो उसका शीर्ष है जो नीचे है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एवीएल को और एवीएफ को, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवीएल एंड एवीएफ। तो लीड 1 जो है राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म को यूनाइट कर रही है। तो करंट किधर बह रहा है? इस दिशा में बह रहा है जिस दिशा में ये तीर का निशान है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। ये राइट साइड में पॉजिटिव का निशान बना हुआ है, क्या नजर आ रहा है आपको क्या ऐसा? यस सर। जी सर, हाँ, आ रहा। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिकल करंट का प्रवाहित होना प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरह से अगर आप लीड 2 को देखें, जो कि राइट आर्म है, तो ये राइट आर्म है, कंधे को हम राइट आर्म कह रहे हैं, और लेफ्ट फुट को हम कह रहे हैं, ये वाला लेफ्ट फुट को यहाँ पर है। तो सुपीरियर टू इंफीरियर इलेक्ट्रिकल करंट किधर जा रही है? मेजर फोर्सेस, ये एपेक्स है। तो कलेक्टिव मसल के जो फोर्स है वो एपेक्स की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहां से हम करंट को ट्रेस कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम उसको रिसीव कर रहे हैं। So it is moving towards the electrode where we are receiving it. So it is going towards that electrode. That's why it is going upright. Okay? राइट। और उसी तरह से यहाँ देखें, लीड 3 में लेफ्ट आर्म, ये लेफ्ट आर्म, और लेफ्ट फुट, ये लेफ्ट फुट। तो इलेक्ट्रिकल करंट किधर जा रही है? नीचे ही जा रही है। इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पर है, निगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है। जब यहाँ पर हम करंट की दिशा में उसको ट्रेसिंग लेंगे तो वो पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव जाएगी तो अपराइट जाएगी। समझ रहे हैं? अगर ये करंट उल्टी दिशा में बहे तो ये वेव नीचे चली जाएगी, ये वेव क्या होगी? नीचे चली जाएगी। अगर करंट यहां पर हम ले रहे हैं लीड 1 में, दिस इज द लीड 1, एंड वी आर यूनाइटिंग द राइट अपर आर्म एंड लेफ्ट अपर आर्म, सो करंट फ्लोज फ्रॉम हियर टू हियर in this direction, and we are picking up the current at this point. So here we have QRX complex is upright. Okay. ओके। One day what happened, I was sitting with Dr. K.K. Srivastava, and there was a urgent call कि मेरा 25 साल का बच्चा है और मैंने अभी डॉक्टर साहब ईसीजी किया और लीड 1 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीचे आ गया है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीचे है, निगेटिव है, हार्ट अटैक हो गया क्या? क्यू वेव है ये। ही वॉज इन पैनिक। तो उसने ईसीजी भिजवाया था, उस आदमी ने अपने
अटेंडेंट के थ्रू ईसीजी भिजवाया कि डॉक्टर साहब को दिखा करके आओ। डॉक्टर साहब ने ईसीजी देखा तो मुझे मुस्कुरा के कहने लगे, देखो ये जो टेक्नीशियन है इसने राइट आर्म की लीड इधर लगा दी और इधर की इधर लगा दी। व्हाट ही डिड, he did the lead which is to be placed here, he put it here, and which is to be put here, he put it here. तो लीड बदलने से इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि करंट तो यहीं पर रजिस्टर होगी। वो घबरा रहे थे कि एमआई हो गया, और डॉक्टर साहब कह रहे थे अपने आप जाओ, लीड देख के लगा के फिर मुझे भेजना। राइट। ठीक है, जब लीड लगा करके देखा तब भी करंट ठीक आ गई, अपराइट हो गया, तो कहने लगे देखो, यू डोंट डिपेंड अपॉन एनीबडी अनलेस एंड until you verify yourself. That makes a lot of difference because you know what is happening. There is no need to fight with the technician. Don't tell him anything, he cannot understand. अब कभी कभी ऐसा होता है क्या, आप जाएं ईसीजी कराने के लिए, जो नर्सेस होते हैं या जो भी टेक्नीशियंस होते हैं वो फटाफट लगाते हैं, बिकॉज 10 ईसीजी कर रहे हैं उनको, उनके पास होश कहाँ है, वो तो जल्दी काम करके फारिग करना चाहते हैं। अब अगर किसी का हार्ट डेक्स्ट्रोकार्डिया है, वहां पर भी यही होगा। तो ईसीजी लीड लगाने से पहले आपको हार्ट को आस्कल्टेट करके देखना चाहिए कि हार्ट का एपेक्स किधर है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप इसी देखने के लिए सक्षम नहीं है, आप हार्ट की बीमारी देखने में सक्षम नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन ये है कि आपको टेक्निकल नो हाउ पूरा होना चाहिए। सो इट कैन हैपन इन डेक्सोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया इन सीटू भी होता है, जिसमें वाइटल ऑर्गन भी रिवर्सल होते हैं। लीवर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। यस। कल एक पेशेंट आया, उसने कहा मुझे, मैं कहीं गया हुआ था, तो उसने कहा साहब इसको तो लेफ्ट शोल्डर में पेन है यहाँ पर, और अल्ट्रासाउंड हुआ है, हम तो कह रहे हैं हार्ट की बीमारी है, और वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको गॉल स्टोन है। तो गॉल स्टोन में तो पेन राइट में होता है। जब देखा मैंने ईसीजी, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, तो व्हाट आई फाउंड, ही हैड रिवर्सल ऑफ वाइटल विसराज, टोटल रिवर्सल। उसका हार्ट भी दूसरी साइड में, तो लीवर भी दूसरी साइड में। तो जब तक आप पूरी रिपोर्ट ना देखें, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है और आपने कहा कि शोल्डर में पेन है, राइट साइड में पेन है, टिप ऑफ द शोल्डर है, आपने कहा कॉलिसिस्टाइटिस है, वेरी गुड। अगर ये हार्ट का पेशेंट होगा तो पेन कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा कि राइट में आएगा? लेफ्ट में। हाँ, बिल्कुल आएगा। तो आप जब तक पूरी रिपोर्ट को ख्याल से ना देखें, उछल जाए रिपोर्ट का कि नहीं जी हम तो ज्ञाता है, तो आप गलती करेंगे। एक क्लिनिशियन को, देखो थ्योरी तो अपनी जगह ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ी है, आप थ्योरी के मास्टर है, बट व्हेन यू हैव टू अप्लाई द थ्योरी, you have to keep your mind very focused. Not only very focused, very open that anybody can commit any kind of a mistake. You see? तो जितना आपको पता होगा बेसिक साइंस का, बेसिक ह्यूमन नेचर का, बेसिक जो लोग काम करते हैं हेल्थ सेक्टर में उनकी क्या माइंड सेट क्या है, तो यू विल बी एबल टू फोरसी द थिंग्स विच दे हैव मिस्ड। अगर वो मिस करेंगे तब आपकी रोजी रोटी चलेगी। आप स्पेशलिस्ट तब है जब दूसरे गलतियां कर रहे हैं, तब आपकी रोजी रोटी चल रही, नहीं तो तुम्हें कौन पूछेगा। अगर मुझे ईसीजी आता भी है और उस दर्जे का नहीं आता, मैं सिर्फ रिपोर्ट देख करके बात करता हूं, तो फिर मैं उस काबिल नहीं हूं कि जस्टिस कर सकूं। तो ये जो
लीड्स हैं, छोटे छोटे लीड्स हैं, जिसको कि हम एक बार में पढ़ लेते हैं कि हाँ जी पढ़ लिया था लीड तो ये राइट एंड लेफ्ट आर्म में लीड 1 लीड 2 लीड 3 याद है यार मुझे। याद होने से कुछ नहीं होता, उसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन याद होना चाहिए, एक एक वेव याद होनी चाहिए कि कहां पर से डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, हार्ट की पोजीशन क्या बता रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हम्म। ये बेसिक्स जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, they are going to make a lot of difference at one particular moment of time when you have to take a very crucial decision, and it needs to be correct decision. So that's why I am taking slightly longer time anyway. So friends, what I would like to tell you now in this particular section, we are talking about now unipolar leads. Unipolar leads मतलब हम एक लीड तो लगा देते हैं, लेकिन सर्किट कंप्लीट करने के लिए दूसरे लीड को हम लगाते जरूर हैं, लेकिन उसको अर्थ कर देते हैं। तो अभी तक तो आपने देखी लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये तीनों लीड्स बाईपोलर थी। ये तीनों लीड्स बाइपोलर। बाईपोलर थी, जहां सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया था, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और हम्म। हमने जो इलेक्ट्रोड से इंफॉर्मेशन ली थी वो ली थी टूवर्ड्स द electrode where the current is flowing हम्म। negative to positive, and from positive point we have picked up the current to make a graph, and that graph was showing us because current is moving towards that electrode, so it is going in the upward direction, positive deflection था। यस। ठीक है ना? यस। अब जहां पर नेगेटिव जाएगी करंट, जहां पर से शुरू हो रही है और उल्टी दिशा में जा रही है, तो वो सारा का सारा निगेटिव जगह पर के रजिस्टर होगा। ईसीजी पेपर में इट विल गो इनटू द डायरेक्शन इन डाउन। नेगेटिव एरिया। अब हमने यूनिपोलर लीड लगाई है, तो हमने राइट एवीआर कहा उसको, जो रीड लगाई राइट हैंड में, उसको अपना आर्गुमेंटेड हम्म। वेक्टर राइट, एग्यूमेंटेड वेक्टर राइट आर्म, राइट से मतलब राइट आर्म, लेफ्ट लीड जो लगाई आर्गुमेंटेड वेक्टर लेफ्ट आर्म, हम्म। लीड पैर में जो लगाई उसका नाम एवीएफ जो है, उसका पूरा फुल फॉर्म हमने कहा आर्गुमेंटेड वेक्टर वेंट्रिक्युलर। फुट, लेकिन कौन सा फुट? लोअर लेग। ठीक है, चलो, तो ये लेफ्ट फुट में लगाई हमने, और ये जो इलेक्ट्रिकल करंट जहां पर हम रजिस्टर करेंगे एवीआर की, वो राइट शोल्डर में करेंगे, और ये तो निगेटिव है करंट, तो यहां से इधर जा रहा है, करंट जा रहा है इधर से इधर, तो यहां पर कैसा रजिस्टर होगा? निगेटिव रजिस्टर होगा। कैसा होगा? निगेटिव। तो हम यहां पर देखते हैं एवीआर है ये वाला, आपको एवीआर नजर आ रहा है, ये वाला लीड यस सर। आपने देखा ठीक से? हम्म। तो सारी लीड्स जो है पूरी की पूरी पॉजिटिव वेव, चाहे वो पी वेव हो या क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स हो या टी वेव हो, वो सारी की सारी अवे फ्रॉम हार्ट टू। हमें फ्रॉम हार्ट जा रही है। हम्म। क्योंकि हमने जो हार्ट है, वो हार्ट तो ऐसा है, जो हार्ट है मेरा, जहां से मैं राइट शोल्डर से अगर देखूं अपनी कैविटी में, हार्ट के अंदर देखूं तो कैविटी नजर आएगी। हम्म। मैं कहाँ देख रहा हूँ? हार्ट की कैविटी में देख रहा कैविटी। हूँ। हम्म। तो कैविटी में तो करंट जा रही है नीचे की तरफ, तो पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? नेगेटिव। एवीआर कॉम्प्लेक्स इज ए निगेटिव कॉम्प्लेक्स। हम्म। तो ये कैसी लीड हुई? इसको मैंने कहा कैविटी लीड है ये। हम्म। आई एम वॉचिंग इन द कैविटी ऑफ द हार्ट। राइट। अगर मैं कहूं कि दिस इज ए कैविटी लीड और एवीआर, तो आप समझ गए मेरी बात। यस सर। यूनिपोलर है, आर्गुमेंटेड वेक्टर राइट आर्म है, दूसरा सिरा इन्फिनिट पे रख दिया है, करंट उसी तरफ जा रही है इन्फिनिट पे, निगेटिव आ रहा है। नाउ वी गो टू द
left lead, augmented vector left arm. Left. Okay. Now it is generally united with left arm and left leg. ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अगर ये कैविटी लीड है, सॉरी कैविटी लीड नहीं, ये लीड यहां पर है, तो इलेक्ट्रिकल करंट तो इसी तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रिकल करंट जो बह रहा है वो इस दिशा में बह रहा है। ये है ना दिशा बहने की। और ऑगमेंटेड वेक्टर हमने यहां लगा दिया, तो ये करीब करीब ऐसा ही आएगा जैसे कि ये वाली लीड है, लीड 1 की तरह आएगा। तो यहां पर ये वोल्टेज लो है, यहां पर वोल्टेज लो है इस ईसीजी में, लेकिन ये क्या है, ऊपर आ रहा है। सॉरी, ये कौन सा एवीएफ है ये? सर ये एवी एवीएफ सर। ये एवीएल है। हाँ, ये कौन सा है? ये एवीएल। तो एवीएल में आर वेव ऊपर जा रही है। द मेजर कॉम्प्लेक्स ऑफ आर वेव इज अपराइट, पी वेव इज अपराइट, टी वेव इज अपराइट। ओके, यस, सो इट इज एवी एवीएल। सॉरी नहीं, लीड 1 तो हमने यहां पर देखी, तो लीड 2 हम कहाँ देखेंगे? यहां देखेंगे, एवीएल यहां देखेंगे, और एवीएफ यहां देखेंगे। एवीएफ में जो मेजर करंट है, अगर आप दोबारा से, मैं वो दोबारा दिखाऊं, तो ये एवीएफ में जो ये है ना करंट आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। हमने लीड यहां पर लगाई हुई है, तो यहां पर जो करंट आएगी वो अपराइट ही आएगी। तो मेजर कॉम्प्लेक्स पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव भी अपराइट गया। तो जो लीड तीनों थी, इसके बारे में हमें आइडिया लग गया कि यूनिपोलर लीड में अगर हार्ट नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल एक्सिस है, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए हमारी ईसीजी में। इस जहन में हमारे बैठ गई बात। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिपोलर लीड, चेस्ट लीड। तो इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, ये यूनिपोलर लीड है। तो यहां पर इसको कहते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो V1 कहां पर लगी हुई है? 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट साइड ऑफ स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन में 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में। अब नापते कैसे हैं? बहुत पुरानी विधा है। जब मैं एनाटॉमी पढ़ाता था तो मैं कहता था सेकंड रिब काउंट करो, वेयर इट इज स्टर्नल एंगल पे, एंगल ऑफ लुइस पे पहुंचो, पकड़ लिया एंगल ऑफ लुइस, लेटरल जाओ, सेकंड रिब पकड़ ली, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड रिब थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ रिब फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहे डॉक्टर चौहान इस आदमी को शूट करना है और तेरे पास सिर्फ छर्रे वाली बंदूक है, मार लेगा इसको? मैं कहता मार लूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि एनाटॉमी का ज्ञान अच्छा है। तो अगर मैं लेफ्ट इंटरकॉस्टल, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में बैरल रखूं और शूट कर दूं, बेशक छर्रा ही है, 1-2 सेंटीमीटर तो चला जाएगा, तो हार्ट में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। वहां पर लंग भी नहीं है, बेयर एरिया है। वो जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग है, उसकी कार्डियक नॉच है। तो यहां पर जो है, हार्ट डायरेक्टली रिलेटेड है तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया और आप चाहते हैं उसको कि मैं उसको एड्रेनलिन या कुछ दवा दे दूं, तो आप ब्लड वेसल में देंगे तो हार्ट में पहुंचेगा क्या? कार्डियक स्टैंड स्टिल है, हृदय स्पंदन ही नहीं कर रहा है। स्पंदन नहीं कर रहा है मतलब ब्लड पुश नहीं कर रहा है, ब्लड पुश नहीं कर रहा है मतलब ब्लड आ नहीं रहा है। अगर मैं यहां पर वेन में ब्लड में दवा डाल भी दूं तो हृदय में तो पहुंचेगी नहीं। तब मेरे को, अगर मैं अगर होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूं और मैं गांव में हूं और मेरे पास वो इंजेक्शन है और कार्डियक स्टैंड स्टिल हो गया है, और वहां से मैं बात कर रहा हूँ कार्डियोलॉजिस्ट से कि सर देर इज नो पल्स, देर इज नो हार्ट बीट, अभी 30 सेकंड हुए हैं, मेरे पास 3 मिनट का टाइम है ब्रेन को मरने से बचाने का, मैं हार्ट चलाना हूं, मैं रिसक्सीनेशन कर रहा हूँ, सीपीआर कर रहा हूँ, हार्ट अभी नहीं चल रहा है। वो कहता है मुझे इंट्राकार्डिक लगा दो। मैं कहाँ जाऊंगा? फोर्थ इंटरकॉस्टल में डाली सुई सीधी हार्ट में गई, इंजेक्ट कर दिया।
तो ये जो महत्ता है एनाटॉमी की, वो महत्ता हमें ये भी बताती है कि मैं डील कर रहा हूं हार्ट से, और हार्ट है कहां पर? हार्ट मेरा जो है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के पास में है, वेंट्रिकल है, एट्रिया नहीं है। मैं वेंट्रिकल में जा रहा हूं डायरेक्टली, वो राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे की तरफ है और नीचे की तरफ है। समझ रहे हैं आप मैं किस हृदय की बात कर रहा हूं? जो प्रीकार्डियम में है। प्रीकार्डियम मतलब इट इज इन contact with the chest wall, anterior chest wall. Precardium is anterior chest wall, where my heart is in close connection or touching the heart with my parietal wall. मैं एक सुई भी डालूंगा तो हार्ट में चली जाएगी। समझ रही हो? यस। तो वो मैं अगर सुई राइट वेंट्रिकल में डालना चाहूंगा तो वहीं पर डालूंगा मैं, या डालना चाहूंगा तो यहां से जाऊं। तो ये है V1, right fourth intercostal space by the side of sternum. Then I come to the left side of the sternum, left margin of the sternum, fourth intercostal space, and then I go directly here, mid clavicular line. Please remember ये clavicle है, देख रहे हैं आप clavicle? यस सर। ये मिड क्लेविकुलर है, देख रहे हैं पॉइंट, मिड क्लेविकुलर। यहां से अगर हम लाइन खींचे नीचे जा रही है, तो ये नीचे जा रही है, तो ये कौन सी है? V4 है। V4। यहां पर क्या होता है? निप्पल होता है। हम्म। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में निप्पल होता है, ये इसका लैंडमार्क है। तो हम निप्पल के नीचे लगा देते हैं इसको। तो कौन सी लगाई हमने? V4। तो V3 कहाँ लगाएंगे? इन बिटवीन V2 एंड V4। V3 की पोजीशन आ गई अपने पास में। यस। अब ये जो एक्सिला है, ये वाला, ये जो एक्सिला है, इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये वाला एक्सिला का एंटीरियर बॉर्डर पे हम लगाएंगे V5, और मिड एक्सिलरी बॉर्डर पे लगाएंगे V6। तो ये 6 लीड्स हम लगाएंगे उसी जगह पर जहां हमने लगानी है। मैं इतने लोगों को देखता हूं लीड लगाते हुए, लोग बाग गलत लीड लगाते हैं। जितने भी टेक्नीशियन हैं वो सारे गलत लीड लगाते हैं, यहाँ 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 कुछ भी लगा देते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको पता लगेगा कि आपकी जो लीड पर जो डिफ्लेक्शन आना चाहिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है या तो हार्ट रोटेट कर गया है, या टेक्नीशियन गलती कर गया है। अगर टेक्नीशियन गलती कर गया है तो उसका तरीका यह है कि मैं पेशेंट को एग्जामिन करूंगा, तो आस्कल्टेट करूंगा और देखूंगा हार्ट पोजीशन ठीक है या नहीं है, या चेस्ट वॉल में कोई स्कोलियोसिस तो नहीं है, फनल चेस्ट तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है हमारी चेस्ट वॉल की, फनल शेपेड चेस्ट है, स्कोलियोसिस है। अगर ये डिफॉर्मिटी है तो हार्ट इज rotated and moved away, and in that eventuality there can be difference in tracings which we assume should be there in your that particular lead. Okay? Okay. जी सर। Now this is the transfer section. क्या देख रहे हैं आप? ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन। और किस पॉइंट से देख रहे हैं? करीब करीब आप फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से देख रहे हैं। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से देख रहे हैं। तो जब हम लीड V1 लगाते हैं, ये वाली लीड लगाते हैं, तो यहां से हमें क्या नजर आता है? ये थोड़ा सा हिस्सा जो है, यहां से अगर हम यहां देखें, यहां से इधर को देखें, तो थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल और थोड़ा सा इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या दिख रहा है? इंटरमस्कुलर सेप्टम। ओके। V2 में क्या दिख रहा है? इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। This is the cavity of left लेफ्ट ventricle. वेंट्रिकल। This is the cavity of right ventricle. See the muscle mass. This muscle mass is thin. This muscle mass is big. It generates 3 times more electricity than this. Right. This is, if it is 1/3 of the left ventricular muscle mass,
So bigger the muscle, bigger the amount of electrical potential will be there. Yes. Yes. Now see the intermuscular septum also, it is also very thick. It is also going to produce lot of electrical activity. Hmm. So here V2, what we see, intermuscular septum. V3, what we see, intermuscular septum. Septum. So V1, V2, V3 shows right ventricle and intermuscular septum. Septum. We are looking at one particular part of the heart. This is the whole of the cavity of the heart, which has got right ventricle, we have left ventricle, we have intermuscular septum. But potentially speaking, the V1 is only looking at right ventricle. And I was telling you that there is a bigger muscle mass and electrical changes are taking place in the big amount. They are more than right ventricle, 3 times more than. अगर मैं किसी का हाथ पकड़ लूं तो मैं उसका हाथ, बच्चे का हाथ तो बच्चा छुड़ा नहीं पाएगा, कितना भी ताकतवर बच्चा है नहीं छुड़ा पाएगा। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, नो डाउट वो राइट वेंट्रिकल में हो रही है, नो डाउट वो राइट वेंट्रिकल में हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज मूविंग टूवर्ड दिस डायरेक्शन. So initially it comes here. Initially the electrical activity which was generating in the intermuscular septum will be registered here. So there will be small R wave, but major R wave will go in negative because the electrical forces have changed their direction. This is the point where there is electrical activity is coming toward this particular electrode. It will register as a positive deflection, but initially it was positive and then suddenly it went to the opposite side towards the other side. So the major electrical forces are gone down. So can you see RSR pattern is there? Here it is. RSR pattern is there. So this S wave, S wave is negative wave. In V1, R wave is smaller. R wave is smaller. Similarly, you will see in V2, R wave is again small and S wave is deep because electrical forces are going away from this particular point from where we are picking up the electrical current. Okay. Now in V3, can you see suddenly there is a shift? R wave has become big. Now it is showing not only intermuscular septum, but also showing the left ventricle and bigger muscle mass and electrical activity is here towards this electrode. Can you see directly? So it will go up, the R wave is upright. So in V1 and V2, if the R wave is in negative, it is not to be considered as a Q wave. It is a normal R wave which is going in the negative direction. Is it okay? Yes. अगर हम V4 में जाएं तो देखें आप, ये लीड के जो है ना, R वेव बढ़ती जाएगी और यहां पर बिगेस्ट हो गई. V5 और V6 में बिगेस्ट है. सारे कॉम्प्लेक्स वैसे ही है, but there is a progressive dominance of R wave as you move from V1 to V6, because you are coming from right ventricle intermuscular septum to left ventricle prominent, left ventricle cavity, muscle mass and axis of the heart. Is it all right? परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? नहीं सर. जरा लंबी कहानी हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये बेसिक्स है, कोई नहीं, इसको नहीं देखेंगे तो हम ईसीजी के बारे में. अब यहाँ पर अब ये वाला जो टेबल है, एलिमेंट्स ऑफ चेस्ट लीड, V1 in the fourth intercostal space to the right of the sternum, view of the heart, what it is looking into the septum. V2 is looking into the septum. V3 is looking into the anterior part of the heart. It means it is looking not only intermuscular septum, but initial part of the left ventricle, apex of the heart. Now fifth intercostal, anterior. So this is the anterior part of heart.
दिस इज द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। हम्म, हार्ट की सरफेसेस कितनी हो गई? एक एंटीरियर सरफेस है, एक लेटरल है और एक इंफीरियर है। कितनी सरफेसेस हो गई? एंटीरियर, लेटरल और इंफीरियर। तो हमने कौन सी देखी? सेप्टम Anterior. देखी तो एंटीरियर देखी, सेप्टम देखी तो एंटीरियर देखी, V2 V3 देखी तो एंटीरियर देखी, Anterior. और V5 V6 तो लेटरल देखी। दिस इज अ बिग लेटरल सरफेस। Yes. इंफीरियर सरफेस हम कहाँ देखेंगे? So D. AVF में देखेंगे, AVL में देखेंगे, और लीड 3 में देखेंगे। इंफीरियर सरफेस देखेंगे कहां पर? लीड 3 में देखेंगे ना। Yes, sir. लीड 3 में इंफीरियर सरफेस देखेंगे, ठीक है। AVL में हम लेटरल सरफेस देखेंगे, याद रखिएगा। और AVF में भी लेटरल देखेंगे, इंफीरियर देखेंगे। तो 2 लीड हैं जहां पर इंफीरियर सरफेस देखने को मिल रही है। एक तो लीड 3 है और एक है AVF। एक बाइपोलर लीड है लीड 3, और एक यूनिपोलर लीड है जिसको हमने कहा AVF। तो हम हार्ट को कितनी जगह से देख रहे हैं? एंटीरियर, लेटरल और इंफीरियर, ठीक है। हर लीड अलग अलग दिशा में देख रही है। Yes, sir. तो मेरा ख्याल है 10 बज गया है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा जब भी आप चाहेंगे हम शुरू रखेंगे, और कंटिन्यूस कर लो इसको जिस वक्त भी मौका मिले, क्योंकि Sir. यादें ज्यादा है। आगे चलते जाएंगे, करते चले जाएंगे। Right, sir. Right, sir. सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ध्यान से सुना। मुझे इस बात की तसल्ली है कि चूंकि ऐसा मौका कम ही लगता है कि हम कभी बहुत फ्री मूड में आपस में बात कर पाए। नहीं सर, बहुत इंफॉर्मेटिव था। तो नहीं, वो तो we'll होना भी चाहिए। try to share this more on our pages also. हाँ, नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग है, हम तो डाल ही सकते हैं, कभी भी हाँ। डाल सकते हैं।